इनकी सादगी और इनके शोर शराबे को देखकर कभी धोखा मत खाइएगा। दुनिया जिसे अव्यवस्था कहती है, दरअसल वह एक ऐसी ऊर्जा है जिसे संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। वॉशिंगटन के वातानुकूलित कमरों में बैठे बड़े बड़े विद्वान आज अपने माथे से पसीना पोंछ रहे हैं। दशकों तक जिस देश को उन्होंने सपेरों और गरीबों का देश समझकर नजरअंदाज किया, आज वही देश उनकी आंखों में आंखें डालकर खड़ा है। यह कोई साधारण बदलाव नहीं है, यह एक सोए हुए शेर के जागने की कहानी है। एक ऐसा देश जिसने बिना किसी पर हमला किए, बिना किसी की जमीन कब्जाए, पूरी दुनिया को अपने दिमाग और अपने संस्कारों से जीत लिया है। मेरा नाम जेम्स है। मैं पिछले 40 सालों से दुनिया भर में घूम रहा हूं, खबरें लिख रहा हूं। मैंने अमेरिका की ताकत देखी, चीन की चालबाजियां देखी और यूरोप का घमंड देखा। लेकिन जब मैं भारत पहुंचा तो मेरे साथ जो हुआ उसने मेरे जीवन के सारे समीकरण बदल दिए। मुझे लगा था कि मैं यहां गरीबी और लाचारी की कहानियां लिखूंगा, लेकिन आज अपने जीवन की संध्या में मैं कांपते हुए हाथों से यह स्वीकार कर रहा हूं कि भारतीय दुनिया के सबसे अद्भुत और अजेय लोग हैं। आखिर क्यों आज अमेरिका, रूस और चीन जैसे शक्तिशाली देश भारत को अपनी तरफ करने के लिए कतार में खड़े हैं? आखिर क्यों दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की कमान एक भारतीय के हाथ में है? और क्यों जब पूरी दुनिया मंदी और युद्ध से जूझ रही है, भारत एक ध्रुव तारे की तरह चमक रहा है? आज मैं आपको वो 3 कारण बताऊंगा जिन्होंने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। यह कहानी सुनने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और शायद आपकी आंखों में आंसू भी आ जाएं। आइए मेरे साथ चलिए उस यात्रा पर जिसने मेरी सोच को 180 डिग्री पलट दिया। आपको याद है वो दौर जब हम पश्चिमी लोग भारत का मजाक उड़ाते थे? हम कहते थे कि यह वो देश है जहां बैलगाड़ियां चलती हैं, जहां लोग अंधविश्वास में जीते हैं। लेकिन हम कितने गलत थे। हमारी आंखों पर अहंकार का पर्दा पड़ा था। हम देख ही नहीं पाए कि उस भीड़ में, उस पसीने में और उस संघर्ष में एक ऐसी आग पल रही थी जो अब सूरज बनकर दुनिया को रोशन कर रही है। पहला कारण जिसने मुझे और मेरे जैसे हजारों विदेशी पत्रकारों को स्तब्ध कर दिया, वह है भारतीय मस्तिष्क की असीमित क्षमता। मैं पहली बार बेंगलुरु गया था। मुझे लगा था कि मैं किसी पिछड़े हुए शहर में जा रहा हूं, लेकिन वहां मैंने जो देखा उसने मुझे मेरे हार्वर्ड के दिनों की याद दिला दी, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा। एक छोटी सी चाय की दुकान पर मैंने कुछ युवाओं को चर्चा करते सुना। वे किसी फिल्म या क्रिकेट की बात नहीं कर रहे थे। वे बात कर रहे थे कि कैसे कम से कम लागत में मंगल ग्रह तक पहुंचा जा सकता है। उनकी आंखों में एक चमक थी, एक भूख थी कुछ कर गुजरने की। दुनिया कहती है कि गणित और विज्ञान कठिन है, लेकिन भारत में ऐसा लगता है कि यह उनके डीएनए में है। और हो भी क्यों ना, जिस देश ने दुनिया को 0-0 दिया हो, जिस देश ने दुनिया को गिनना सिखाया हो, उसके लिए तकनीक कोई बड़ी बात नहीं है। जब नासा एक रॉकेट लॉन्च करने के लिए अरबों डॉलर खर्च करता है और हॉलीवुड अपनी फिल्मों में ग्राफिक दिखाने के लिए उससे ज्यादा पैसा लगा देता है, तब भारत का इसरो उससे कम खर्च में चांद के उस हिस्से पर अपना झंडा गाड़ देता है जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। शिव शक्ति पॉइंट याद है आपको, जब चंद्रयान ने चांद की सतह को छू लिया था? मैं उस वक्त अमेरिका में था। मेरे न्यूज रूम में सन्नाटा छा गया था। जो लोग कल तक भारत के जुगाड़ तकनीक का मजाक उड़ाते थे, उनके मुंह खुले के खुले रह गए थे। यह सिर्फ एक रॉकेट की सफलता नहीं थी, यह एक तमाचा था उन लोगों के गाल पर जो सोचते थे कि पैसा ही सब कुछ है। भारत ने दुनिया को सिखाया कि अगर आपके पास इच्छा शक्ति है और आपके पास प्रतिभा है तो संसाधनों की कमी आपको रोक नहीं सकती। लेकिन बात सिर्फ रॉकेट या सैटेलाइट की नहीं है। आप पश्चिम की किसी भी बड़ी कंपनी को देख लीजिए, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, एडोब, लिस्ट बहुत लंबी है। इन सबके सबसे ऊंचे पद पर कौन बैठा है? कोई अमेरिकी नहीं, कोई यूरोपीय नहीं, बल्कि एक भारतीय। एक ऐसा व्यक्ति जो भारत के किसी छोटे शहर से निकला, जिसने अपनी मातृभाषा में पढ़ाई की, जिसने संघर्ष का स्वाद चखा और आज दुनिया को चला रहा है। मैंने सोचा, ऐसा क्यों है? क्या यह संयोग है? नहीं, यह संयोग नहीं हो सकता। इसके पीछे भारत की वह पारिवारिक व्यवस्था है, वह संस्कार है जो बचपन से ही एक बच्चे को सिखाता है कि विद्या ही सबसे बड़ा धन है। अमेरिका में बच्चा 18 साल का होते ही घर छोड़ देता है, एक बच्चा ही पारिवारिक बड़े बड़े रहे। लेकिन भारत में पिता अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देता है ताकि उसका बेटा या बेटी अच्छी शिक्षा पा सके। माँ अपनी जरूरतें मार देती है ताकि बच्चे के पास किताबें हों। यह त्याग, यह तपस्या।
मान, यह त्याग, यह तपस्या, यही वह ईंधन है जो भारतीय प्रतिभा को आसमान तक ले जाता है। एक विदेशी होने के नाते मुझे यह समझने में बहुत समय लगा कि भारतीय लोग समस्याओं से घबराते नहीं हैं, वे समस्याओं के साथ खेलना जानते हैं। पश्चिम में अगर कोई मशीन खराब हो जाए तो हम उसे फेंक देते हैं, हम नया खरीदते हैं। लेकिन भारत में उस मशीन को खोला जाता है, समझा जाता है और उसे ठीक करके पहले से भी बेहतर बना दिया जाता है। इसे आप जुगाड़ कहते होंगे, लेकिन ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर अब इसे फ्रूगल इनोवेशन, कम लागत में आविष्कार कहते हैं और इस पर रिसर्च कर रहे हैं। यह मानसिकता ही भारत को खतरनाक और शक्तिशाली बनाती है, क्योंकि जिस देश के लोग अभाव में भी रास्ता निकालना जानते हैं, उन्हें आप प्रतिबंधों या धमकियों से नहीं रोक सकते। जब दुनिया ने भारत को क्रायोजेनिक इंजन देने से मना किया तो भारत रोया नहीं। भारत ने कहा, ठीक है, हम अपना खुद का बनाएंगे। और उन्होंने बनाया, और ऐसा बनाया कि आज वही देश भारत से कह रहे हैं, क्या आप हमारे सैटेलाइट लॉन्च कर देंगे? यह है समय का पहिया, और यह पहिया घूम चुका है। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ बुद्धिमत्ता की होती तो शायद दुनिया इतना नहीं डरती। बुद्धिमान लोग तो और भी देशों में हैं, लेकिन भारत के पास कुछ और भी है जो दुनिया के किसी और कोने में नहीं मिलता। और यही वह दूसरा कारण है जिसने मुझे नतमस्तक कर दिया। वह है भारत की आत्मा और उसकी अजेय सहन शक्ति। मैंने अपनी डायरी में एक घटना लिखी है जो मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं मुंबई में था, भारी बारिश हो रही थी, सड़कें नदियों में बदल चुकी थीं, ट्रेनें बंद थीं। पूरी दुनिया की नजर में यह एक आपदा थी। CNN पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी कि मुंबई डूबा रहा है, लेकिन मैं वहां सड़क पर था और मैं कुछ और ही देख रहा था। मैंने देखा कि लोग डरे हुए नहीं थे। मैंने देखा कि अनजान लोग, जिनका एक दूसरे से कोई खून का रिश्ता नहीं था, एक दूसरे का हाथ थाम रहे थे। बड़े बड़े घरों के दरवाजे खुले थे ताकि फंसे हुए लोग वहां शरण ले सकें। सड़क के किनारे गरीब से गरीब आदमी भी चाय और बिस्कुट बांट रहा था। कोई यह नहीं पूछ रहा था कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम अमीर हो या गरीब। उस वक्त, उस संकट की घड़ी में सब सिर्फ भारतीय थे। पश्चिम के देशों में जब कोई आपदा आती है तो दुकानों में लूटपाट शुरू हो जाती है, लोग अपने घरों में बंद हो जाते हैं, अपनी सुरक्षा की चिंता करते हैं। लेकिन भारत में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों को बचाने निकल पड़ते हैं। मैंने एक बुजुर्ग सिख को देखा जो घुटनों तक पानी में खड़े होकर लोगों को लंगर खिला रहे थे। मैंने उनसे पूछा, बाबा, आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? आप घर क्यों नहीं जाते? उन्होंने मुस्कुराते हुए जो जवाब दिया, वह मेरे कानों में आज भी गूंजता है। उन्होंने कहा, बेटा, घर में तो सिर्फ मेरा परिवार है, लेकिन यहां बाहर यह सब मेरा ही परिवार है। अगर मेरा परिवार भूखा रहेगा तो मैं घर जाकर रोटी कैसे खा सकता हूं? यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह भावना, यह वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है की सोच, यह सिर्फ किताबों में लिखी हुई बात नहीं है, यह भारत के खून में बहती है। दुनिया ने कोविड के समय भी यही देखा, जब बड़े बड़े शक्तिशाली देश, जिनके पास बेहतरीन अस्पताल और सुविधाएं थीं, वे अपने घुटनों पर आ गए। वे अपनी ही जनता को नहीं बचा पा रहे थे। वे दवाइयों का स्टॉक जमा कर रहे थे, दूसरे देशों को देने से मना कर रहे थे। उस वक्त भारत, जिसे लोग गरीब कहते थे, उसने न सिर्फ अपने 140 करोड़ लोगों को संभाला, बल्कि पूरी दुनिया को दवाइयां और वैक्सीन भेजी। वैक्सीन मैत्री, याद है आपको? जब दुनिया के छोटे देश, जिन्हें कोई पूछ नहीं रहा था, वे भारत की तरफ उम्मीद से देख रहे थे और भारत ने उन्हें निराश नहीं किया। हनुमान जी की तरह भारत संजीवनी लेकर उड़ा और दुनिया की जान बचाई। यह है भारत का चरित्र। ताकतवर होने का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों को डराएं। असली ताकतवर वह है जो संकट में दूसरों का सहारा बने। उस दिन मुझे समझ में आया कि भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। भारत एक जीती जागती सभ्यता है, एक भावना है। आप इसकी इमारतों को गिरा सकते हैं, आप इसके इतिहास को मिटाने की कोशिश कर सकते हैं, जैसा कि कई आक्रमणकारियों ने किया, लेकिन आप इसकी आत्मा को नहीं मार सकते। और यही अजेय आत्मा इसे दुनिया का सबसे खतरनाक देश बनाती है। खतरनाक उनके लिए जो मानवता के दुश्मन हैं। लेकिन दोस्तों, केवल दयालु होना काफी नहीं है। इस क्रूर दुनिया में अगर आपके पास सिर्फ अच्छा दिल है और ताकत नहीं, तो लोग आपको कुचल देंगे। इतिहास गवाह है कि भारत ने कभी किसी पर पहले हमला नहीं किया, लेकिन भारत को हजारों साल तक लूटा गया, क्योंकि हम अपनी रक्षा करने में चूक गए थे।
परंतु अब वह दौर बीत चुका है और यही वह तीसरा और सबसे चौंकाने वाला कारण है जिसने पेंटागन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। वह है भारत का नया आत्मविश्वास और उसकी बाहुबल सैन्य शक्ति। मुझे याद है 20 साल पहले जब मैं दिल्ली आया था तो रक्षा मंत्रालय के गलियारों में एक मायूसी छाई रहती थी। भारत अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर था। अगर बंदूक की गोली भी चाहिए होती थी तो दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। हम अपनी ही सीमाओं पर डर डर कर जीते थे। लेकिन आज का नजारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। मैं एक रक्षा प्रदर्शनी में गया था। वहां दुनिया भर के बड़े बड़े हथियार बनाने वाले देश आए थे। वे अपनी मिसाइलें और टैंक बेचने के लिए भारत आए थे। लेकिन वहां का माहौल बदला हुआ था। भारतीय अधिकारी अब खरीदार बनकर नहीं बल्कि निर्माता बनकर खड़े थे। वहां मैंने एक ऐसी चीज देखी जिसने मेरे होश उड़ा दिए। उसका नाम था ब्रह्मोस। क्या आपने सुना है इसके बारे में? यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, यह भारत की हुंकार है। यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी गति इतनी तेज है कि दुश्मन को पलक झपकाने का भी मौका नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात, इसे किसी विदेशी ने नहीं बनाया, इसे भारत के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। जब मैंने एक विदेशी जनरल से पूछा कि आप इस मिसाइल के बारे में क्या सोचते हैं, तो उसने दबी जुबान में कहा, जेम्स, सच कहूं तो हम शुक्रगुजार हैं कि यह भारत के पास है, हमारे दुश्मन के पास नहीं, क्योंकि इसका कोई तोड़ नहीं है। सोचिए, जो देश कल तक सुई नहीं बना पाता था, आज वह दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बना रहा है। और अब भारत इसे अपने पास ही नहीं रख रहा, बल्कि दूसरे देशों को बेच भी रहा है। फिलीपींस जैसे देश आज भारत से अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। हमें भी वो ब्रह्मास्त्र दीजिए। वे कह रहे हैं, भारत अब सुरक्षा मांगता नहीं, सुरक्षा बांटता है। लेकिन बात सिर्फ मिसाइल की नहीं है। क्या आपने समंदर की लहरों को चीरते हुए उस विशालकाय लोहे के द्वीप को देखा है? INS विक्रांत, इंस विक्रांत। जब भारत ने घोषणा की कि वह अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर विमानवाहक पोत बनाएगा, तो पश्चिमी मीडिया ने मजाक उड़ाया था। उन्होंने लिखा था, भारत जैसे गरीब देश को इसकी क्या जरूरत है, वे इसे कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। उनके पास तकनीक नहीं है, उनके पास लोहा नहीं है। लेकिन भारत खामोश रहा। भारत के इंजीनियर, भारत के मजदूर और भारत का स्टील, सबने मिलकर चुपचाप काम किया। और जिस दिन INS विक्रांत पानी में उतरा, उस दिन उन आलोचकों की बोलती बंद हो गई। दुनिया में केवल गिने चुने देश हैं जो ऐसा जहाज बना सकते हैं, और अब भारत उस एलीट क्लब का मेंबर है। कोच्चि के तट पर खड़े होकर जब मैंने उस विशाल जहाज को देखा, तो मुझे वह लोहे का टुकड़ा नहीं लगा। मुझे लगा जैसे भारत माता ने समंदर में अपना पैर जमा दिया है। यह संदेश साफ था, यह हिंद महासागर है और यहां हमारी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। यह बदलाव रातों रात नहीं हुआ। यह उस नेतृत्व और उस इच्छा शक्ति का परिणाम है जिसने ठान लिया था कि हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं। आपको याद है जब पूरी दुनिया एक युद्ध के कारण 2 हिस्सों में बंट गई थी? अमेरिका एक तरफ खींच रहा था, रूस दूसरी तरफ। छोटे और कमजोर देशों को धमकाया जा रहा था कि या तो हमारे साथ रहो या हमारे दुश्मन बन जाओ। उस वक्त दुनिया की निगाहें भारत पर थीं। सब सोच रहे थे कि भारत दबाव में आ जाएगा, भारत डर जाएगा। लेकिन भारत ने जो किया उसे कूटनीति के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। भारत ने किसी का पक्ष नहीं लिया, भारत ने शांति का पक्ष लिया। और सबसे बड़ी बात, भारत ने अपने लोगों का पक्ष लिया। जब यूरोप के पत्रकारों ने भारत के विदेश मंत्री से पूछा कि आप रूस से तेल क्यों खरीद रहे हैं, तो उन्होंने आंखें नहीं चुराईं। उन्होंने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, यूरोप को अपनी इस सोच से बाहर निकलना होगा कि यूरोप की समस्याएं दुनिया की समस्याएं हैं, लेकिन दुनिया की समस्याएं यूरोप की समस्याएं नहीं हैं। वह एक वाक्य नहीं था, वह सदियों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने वाली आवाज थी। वह एक नए भारत की दहाड़ थी, एक ऐसा भारत जो अब सपेरों का देश नहीं है बल्कि विश्व गुरु बनने की राह पर है। एक ऐसा भारत जो अपनी शर्तों पर जीता है। आज जब भारतीय प्रधानमंत्री दुनिया के मंच पर जाते हैं तो आपने देखा होगा सबसे शक्तिशाली देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी उन्हें गले लगाने के लिए आगे आते हैं। कोई उनके पैर छू रहा है, कोई उन्हें बॉस कह रहा है। यह सम्मान किसी व्यक्ति का नहीं है, यह 140 करोड़ भारतीयों के पसीने और स्वाभिमान का सम्मान है।
मैं आपको अपनी डायरी का एक और पन्ना सुनाना चाहता हूं। मैं राजस्थान के पोखरण गया था, वह जगह जहां भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया था। वहां की रेत आज भी उस गौरव की गवाही देती है। दुनिया ने उस वक्त भारत पर कितने प्रतिबंध लगाए थे। हमें डराया गया, हमें भूखा मारने की धमकी दी गई। अपनी तकनीक छोड़ दो, उन्होंने कहा। लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने घास की रोटी खाना मंजूर किया होगा, लेकिन अपना स्वाभिमान नहीं बेचा। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे किसानों ने, हमारे जवानों ने मिलकर उन प्रतिबंधों का सामना किया। और आज वही देश जो हम पर पाबंदियां लगा रहे थे, हमारे साथ परमाणु समझौता करने के लिए बेताब हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि भारत एक जिम्मेदार शक्ति है। भारत के पास परमाणु बम है, लेकिन भारत ने दुनिया को यह वचन दिया है कि वह इसका इस्तेमाल पहले कभी नहीं करेगा। यह है हमारे संस्कार। शक्ति है, लेकिन संयम भी है, और यही संयम हमें दुनिया से अलग बनाता है। मेरे दोस्त, जब आप एक हाथी को देखते हैं तो वह शांत दिखता है, वह अपनी मस्ती में चलता है। लेकिन जंगल का हर जानवर जानता है कि अगर हाथी को छेड़ा गया तो वह क्या कर सकता है। भारत आज वही हाथी है, शांत, विशाल और अपनी धुन में मगन। लेकिन अगर किसी ने उसकी अखंडता को छेड़ने की कोशिश की तो उसे बालाकोट जैसा जवाब भी मिलेगा। सर्जिकल स्ट्राइक, यह शब्द अब दुनिया की मिलिट्री डिक्शनरी का हिस्सा बन गया है। पहले लोग सोचते थे कि भारत केवल कड़ी निंदा करेगा, कागज पर विरोध जताएगा। लेकिन जब भारत के वीर जवान रात के अंधेरे में दुश्मन के घर में घुसकर उन्हें खत्म करके सुबह की चाय पीने वापस अपने कैंप में आ गए, तो दुनिया को समझ आ गया कि यह नया भारत है। यह घर में घुसकर मारता है। यह सब देखकर एक विदेशी पत्रकार के रूप में मेरा नजरिया पूरी तरह बदल गया है। मैं पहले सोचता था कि भारत को दुनिया की मदद की जरूरत है, लेकिन अब मुझे लगता है कि दुनिया को भारत की जरूरत है। दुनिया को भारत की जरूरत है, क्योंकि जब दुनिया युद्ध की आग में जल रही होती है तो भारत ही है जो शांति की बात करता है। जब दुनिया मंदी में डूब रही होती है तो भारत की अर्थव्यवस्था उम्मीद की किरण बनकर चमकती है, थोड़ा रुककर, धीमी और भावुक आवाज में। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मिसाइलें और जहाज तो लोहे के बने हैं, असली चमत्कार तो भारत की मिट्टी में हो रहा है। वह चमत्कार जिसने मेरे जैसे नास्तिक को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। अगले हिस्से में मैं आपको भारत के उस रहस्य के बारे में बताऊंगा जिसे विज्ञान भी नहीं समझ पाया है। भारत की वह आध्यात्मिक शक्ति, वह योग और वह भविष्य का विजन जो इसे सच में दुनिया का गुरु बना रहा है। और मैं आपको बताऊंगा उस भविष्यवाणी के बारे में जो अब सच होती दिख रही है। तैयार रहिएगा, क्योंकि असली जादू तो अभी बाकी है। दोस्तों, सीमाओं पर खड़े टैंक और आसमान में उड़ते लड़ाकू विमान किसी देश की सुरक्षा तो कर सकते हैं, लेकिन किसी देश को महान नहीं बना सकते। देश महान तब बनता है जब उसका आम नागरिक सिर उठाकर चलता है। और भारत में मैंने जो बदलाव देखा है वह केवल सेना का नहीं, बल्कि सड़कों और बाजारों का भी है। जब मैं 90 के दशक में भारत आया था तो मुझे एक शहर से दूसरे शहर जाने में डर लगता था। सड़कें टूटी हुई थीं, धूल के गुबार उड़ते थे और ट्रेनें हमेशा लेट होती थीं। हम विदेशी पत्रकार मजाक में कहते थे कि भारत में केवल एक ही चीज समय पर होती है, और वह है सूर्योदय। लेकिन इस बार जब मैं वापस आया तो मुझे लगा कि मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूं। मैं एक ट्रेन में बैठा, उसका नाम था वंदे भारत। क्या आपने इसमें सफर किया है? जब मैं उस ट्रेन के अंदर गया तो मुझे लगा कि मैं जापान की बुलेट ट्रेन या यूरोप की यूरोस्टार में बैठा हूं। वही सफाई, वही चमक और वही रफ्तार। जब ट्रेन ने गति पकड़ी तो खिड़की के बाहर का नजारा धुंधला हो गया। मेरे हाथ में रखा पानी का गिलास हिला तक नहीं। यह केवल एक ट्रेन नहीं है, यह भारत की नई रफ्तार का प्रतीक है। जो देश कल तक बैलगाड़ी की गति से चल रहा था, आज वह हवा से बातें कर रहा है। आज भारत में हर दिन मीलों लंबी सड़कें बन रही हैं, पहाड़ काटे जा रहे हैं, नदियों पर पुल बांधे जा रहे हैं। मैंने एक टैक्सी वाले से पूछा, भाई इतना काम क्यों हो रहा है? उसने मुझे जो जवाब दिया वह किसी अर्थशास्त्री के जवाब से भी ज्यादा गहरा था। उसने कहा, साहब बहुत साल सो लिए, अब हमें दौड़ना है। दुनिया चांद पर पहुंच गई है, हम गड्ढों में नहीं रह सकते। यह भूख, विकास की यह भूख ही भारत को आगे ले जा रही है। लेकिन दोस्तों, सड़कों और ट्रेनों से भी बड़ा एक चमत्कार है जिसने सिलिकॉन वैली के मेरे दोस्तों को शर्मिंदा कर दिया है। और यह चमत्कार भारत के किसी आलीशान मॉल में नहीं,
बल्कि सब्जी मंडी की गलियों में हो रहा है। मैं दिल्ली की एक पुरानी गली में गया था। वहां एक बूढ़ी अम्मा सड़क किनारे बैठकर सब्जियां बेच रही थीं। उनके कपड़े पुराने थे, हाथ मिट्टी से सने थे। मैंने उनसे कुछ टमाटर खरीदे और अपनी जेब से अमेरिकी डॉलर या क्रेडिट कार्ड निकालने लगा। मुझे लगा कि मुझे पास के एटीएम जाना पड़ेगा, लेकिन उस बूढ़ी अम्मा ने एक छोटे से बोर्ड की तरफ इशारा किया जिस पर एक क्यूआर कोड बना हुआ था। उन्होंने कहा, बेटा फोन से कर दे। मैं सन्न रह गया। मैं जो न्यूयॉर्क से आया हूं, जहां हम आज भी क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं या नकद ढूंढते हैं, मैं यहां भारत की एक अनपढ़ महिला के सामने खड़ा था जो डिजिटल पेमेंट ले रही थी। यह एक दृश्य पूरी दुनिया को बताने के लिए काफी है कि भारत बदल चुका है। इसे आप यूपीआई ओपी कहते हैं। दुनिया के बड़े बड़े देश जो नहीं कर पाए, वह भारत ने कर दिखाया। आज भारत में एक रिक्शे वाला, एक चाय वाला, यहां तक कि मंदिर के बाहर बैठा भिक्षु भी डिजिटल लेन देन कर रहा है। यह तकनीक अमीरों के लिए नहीं, बल्कि गरीबों को ताकत देने के लिए बनाई गई है। जब मैंने अपने देश में जाकर बताया कि भारत में आप 1 रुपये की माचिस भी फोन से खरीद सकते हैं और पैसा सीधे बैंक में जाता है, तो किसी ने मेरा यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा, यह कैसे संभव है? वहां तो लोग गरीब हैं। मैंने उनसे कहा, यही तो भारत का जादू है। वे तकनीक को ओढ़ते नहीं हैं, वे तकनीक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। आज दुनिया का 40% से ज्यादा डिजिटल पेमेंट अकेले भारत में होता है। यह आंकड़ा नहीं एक तकनीक को कर रहा था, यह आंकड़ा नहीं, यह एक तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो भारत को पिछड़ा कहते थे। लेकिन इन सब से ऊपर एक और बात है जो मुझे भारत की तरफ खींचती है, वह है इस देश की जड़ें। दुनिया के बाकी देश विकास की दौड़ में अपने संस्कारों को भूल गए। ऊंची इमारतें बनाने के चक्कर में उन्होंने अपनी आत्मा खो दी। लेकिन भारत चांद पर भी जाता है तो माथे पर तिलक लगाकर। भारत कंप्यूटर भी बनाता है तो उसका उद्घाटन नारियल फोड़कर करता है। आधुनिकता और परंपरा का ऐसा संगम पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। मैं ऋषिकेश गया था, गंगा के किनारे। वहां मैंने हजारों विदेशियों को देखा, अमेरिका से, रूस से, ब्रिटेन से। वे सब वहां क्यों थे? वे वहां शांति की तलाश में आए थे। वे वहां वह सीखने आए थे जो उनके अपने देश उन्हें नहीं सिखा पाए। जीवन कैसे जिया जाए, योग, आयुर्वेद, ध्यान, यह भारत का दुनिया को दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है। जब पूरी दुनिया डिप्रेशन और तनाव में जी रही है, तब भारत दुनिया को बता रहा है कि असली खुशी बाहर नहीं, भीतर है। आज जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 190 देश एक साथ योग करते हैं, तो यह किसकी जीत है? यह किसी हथियार की जीत नहीं है, यह भारत की सॉफ्ट पावर की जीत है। यह उस विचार की जीत है जो कहता है कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। पश्चिम ने दुनिया को मशीनें दी, लेकिन भारत ने दुनिया को इंसानियत दी। पश्चिम ने दुनिया को बाजार दिया, लेकिन भारत ने दुनिया को परिवार दिया। मेरे दोस्तों, मैं अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर आ गया हूं और यहां मैंने एक भविष्यवाणी लिखी है। यह भविष्यवाणी किसी ज्योतिषी की नहीं, बल्कि एक अनुभवी पत्रकार की है जिसने दुनिया देखी है। लोग पूछते हैं कि क्या भारत अगला सुपर पावर बनेगा? क्या भारत अगली आर्थिक महाशक्ति बनेगा? मेरा जवाब है नहीं। भारत अगला सुपर पावर नहीं बनेगा। भारत कुछ ऐसा बनेगा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। सुपर पावर तो वह होता है जो दूसरों को डराता है, जो दूसरों पर राज करता है। अमेरिका सुपर पावर है, चीन सुपर पावर बनना चाहता है, लेकिन भारत विश्वगुरु बनेगा। एक गुरु वह नहीं होता जो डराता है, गुरु वह होता है जो रास्ता दिखाता है। गुरु वह होता है जो अंधेरे में दीपक जलाता है। आज दुनिया अंधेरे में है, युद्ध का अंधेरा, लालच का अंधेरा, पर्यावरण विनाश का अंधेरा, और इस अंधेरे में दुनिया की उम्मीद भरी निगाहें पूरब की ओर, भारत की ओर टिकी हैं। क्योंकि जब दुनिया लड़ने की बात करती है, भारत बुद्ध और गांधी की बात करता है। जब दुनिया मुनाफे की बात करती है, भारत सेवा की बात करता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक नया सूरज उग रहा है और इस सूरज की रोशनी में दुनिया को अपना रास्ता मिल रहा है। यह सदी भारत की सदी है, लेकिन यह जीत भारत की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की होगी। तो मेरे भारतीय दोस्तों, अपना सिर कभी मत झुकाना। अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने रंग और अपने देश पर गर्व करना, क्योंकि आप उस मिट्टी के वारिस हैं जिसे देवता भी नमन करते हैं। मेरा नाम जेम्स है और मैं गर्व से कहता हूं,
मैं एक पश्चिमी शरीर हूं, लेकिन मेरा दिल अब भारतीय है। जय हिंद।